Hello student, today I am teaching you political science for class 12th and this is your part A, contemporary world politics. In this book I am teaching you chapter first, the Cold War era. So in this chapter we will discuss the various reason behind this Cold War. तो अगर हम बात करें कि जो कोल्ड वॉर होता है वो अपने आप में हम उसको हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। तो यह अध्याय पूरी बुक के लिए एक हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो जो हमारा कोल्ड वॉर है इसका जो एंड पॉइंट है समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजनीति है उसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो हमारा समकालीन विश्व राजनीति एक पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित है कि हम कहानी को शुरुआत से ही शीत युद्ध के बारे में पढ़ें। तो ये जो है इन दिस चैप्टर it is clearly mentioned that this Cold War is between two main superpower. One is your संयुक्त राज्य अमेरिका, that is US, and another one सोवियत संघ, that is USSR. तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध के केंद्र में ये था। तो शीत युद्ध इन दोनों के बीच में था मेन। तो दिस चैप्टर ये जो अध्याय है हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो हमारा कोल्ड वॉर हुआ को समकालीनों तक भी ले जाएगा, मतलब और जगह क्या क्या कारण रहे वो सब हमें बताएंगे। तो इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर यह दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसमें दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। ठीक है, तो जो गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो सुपर पावर बनने के मूड में थी पूरे वर्ल्ड की, आपस में ही दोनों का शीत युद्ध चलता रहा जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर का मतलब कोई ऑर्नामेंट्स इसमें यूज़ नहीं हुए, कोई आपका टूल यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ को ही हम कोल्ड वॉर कह सकते हैं। ठीक है, सो अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है इस चैप्टर में, और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। तो जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध के अंत में जो सॉल्यूशन हुआ था वो दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो जैसे कि आपकी बुकों में भी दिया हुआ है पिक्चर के रूप में, जिनके पास NCERT बुक है, तो ये जो है विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विश्व को इंगित करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा US हो गया और दूसरा हमारा USSR हो गया। इनकी जो अलग अलग गवर्नमेंट थी ये भी इनका एक कंपटीशन का कारण था कि एक चाहती थी कि दूसरी उसको फॉलो करे। ठीक है, तो अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को जो जापान में इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना झंडा फहराते हुए, आपका पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट। तो 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका समाजवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। ठीक है, और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। तो क्यूबा का जुड़ाव जो उसका एक रिलेशन था वो सोवियत संघ के साथ भी अच्छा था। एंड जो हम सोवियत संघ की अगर बात करें USSR उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, इकोनॉमिकली उसको हेल्प करता था। तो सोवियत संघ के नेता
निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो 1962 में जो खुश्चेव के क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। अब अमेरिका भी सुपर पावर था। अब जब उसको ये चीज़ पता चला तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकाओं की 3 हफ्ते बाद लगी। जब उसको 3 हफ्ते के बाद पता चला तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एस कैनेडी और उनके जो सलाहकार थे, जो उनको एडवाइस देते थे, ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिसमें दोनों ही देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, या शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे क्योंकि परमाणु अगर लड़ाई लड़ते तो बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों ही देश को हो सकता था। लेकिन वे इस बात को लेकर एक निश्चित थे कि क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। वो चाहते थे कि वो हटा ले। तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरह जाने वाले सोवियत जो जहाज़ थे उनको रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया और इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ नहीं था क्योंकि अपने आप में ये शीत युद्ध का ही एक रूप था। अगर युद्ध होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो कोई आम युद्ध नहीं था। अतः दोनों पक्षों के युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। तो जो हमारा सोवियत संघ था, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, कि जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापस रुख उन्होंने ले लिया। अब जो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो वो जो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच जो लड़ाई था, जो तनाव था और जो संघर्ष था कि एक श्रृंखला के रूप में जारी रखा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच कोई भी ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं। तो सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों के युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं छिड़ी, तो जिससे कि पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध से बच गई। अब विभिन्न इलाकों में जो युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्ध में संलग्न रहे। तो ये क्षेत्र विशेष में अपनी साथी देश के मददगार बने लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। तो शीत युद्ध सिर्फ जोर और आजमाइश, सैनिक गठन तथा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ इनका जो हम कह सकते हैं इनका जो एक एग्रेशन था एक दूसरे के प्रति के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। तो दोनों ही आपस में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली लड़ाई ये लड़ते रहे, बट इसमें कोई भी हथियार नहीं चले। तो पश्चिमी संगठन का अगुआ अमेरिका था और यह गुट उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था, और पूर्वी संगठन का जो अनुगवा था या जो यूएसएसआर था, वो इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। तो आप इन विचारधाराओं के बारे में हम ऑलरेडी अपना 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन रही थी कोल्ड वॉर की,